तो दोस्तों जब से रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया गया है तब से एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन का एयरफोर्स असल में गया कहाँ। तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन के मिलिट्री की तरफ से बयान देते हुए ये तो बताया जाता है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टमों ने रशिया के एयरक्राफ्ट या अन्य हेलीकॉप्टर जैसे इक्विपमेंटों को मार गिरा रहा है, लेकिन कभी ये खबर नहीं आया कि यूक्रेन के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों ने रशिया का कोई बड़ा नुकसान किया। तो इसी वजह से सवाल ये है कि क्या रशिया ने संपूर्ण यूक्रेन के एयरफोर्स को ही तबाह कर चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असल में 1 महीने के लड़ाई के बाद यूक्रेन के एयरफोर्स का क्या सिचुएशन है और जिन बातों को लेके अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यूक्रेन के एयरफोर्स और एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या ये बात सच है। तो दोस्तों डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल इगोर कोनाशेन्कोव की तरफ से रशिया की तरफ से यूक्रेन के अंदर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे लेके एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट में कई तरीके के भयंकर खुलासा करने के साथ साथ ये भी दावा किया गया कि रशिया ने यूक्रेनियन नेवी को संपूर्ण समाप्त कर चुका है। मतलब यूक्रेन का और कोई नेवी एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि एयरफोर्स और एयर डिफेंस को लेके रशिया का दावा है कि इसे भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में 24 फरवरी से शुरू हुए रशिया यूक्रेन के इस लड़ाई के ब्यौरा देते हुए रशिया के द्वारा यूक्रेन के आर्मी का कितना नुकसान पहुंचाया गया या फिर यूक्रेन का आर्मी का इतने दिनों में कितना नुकसान पहुंचा है उसका भी ब्यौरा दिया गया। ब्यूरो के मुताबिक 1 महीने के इस लड़ाई में यूक्रेन के कम से कम 30,000 सैनिक आइदर मारे गए हैं या फिर बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनमें रशिया का कहना है कि 14,000 से अधिक सैनिक तो केवल मारे जा चुके हैं। इवन दोस्तों इस लिस्ट में रशिया की तरफ से किसी भी तरीके के ऐसे सैनिकों के संख्या को नहीं शामिल किया गया जो लड़ाई में बंदी बनाया गया हो या फिर मिसिंग हो। और दोस्तों ये जो ब्यौरा है ये असल में रशियन आर्मी के डिप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई रोड्स्कोय की तरफ से दिया गया और उनके तरफ से अपने बयान में इतने दिन के लड़ाई में रशिया का क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। उनके मुताबिक इस 1 महीने के लंबे लड़ाई में रशिया के 1351 सर्विसमैन मारे जा चुके हैं, जबकि 3825 सर्विसमैन घायल है। पर दोस्तों ये संख्या अगर यूक्रेन के साथ कंपेयर किया जाए तो काफी कम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये एक तरफा संख्या है और इसे खाली रशिया की तरफ से कोट किया गया है, जबकि यूक्रेन का ब्यौरा इससे काफी अलग है और यूक्रेन के तरफ से रशिया के नुकसान को लेकर जो संख्या दिखाया जाता है वो भी काफी गुना अधिक है। दोस्तों इसके अलावा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी अनाउंस किया गया कि संपूर्ण खार्सन के साथ साथ ज़ापोरिज़िया के अधिकतम हिस्से, चेर्निहिव, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव और कीव जैसे क्षेत्र के कुछ हिस्से अब रशिया के आर्मी के कंट्रोल में है। इवन दोस्तों रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि करंटली यूक्रेनियन डिफेंस यूनिट के एक बहुत बड़े हिस्से को खार्किव, चेर्निहिव, कीव, समी और मिकोलाइव में एक तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये भी दावा है कि रशियन आर्मी के मुकाबले में यूक्रेनियन आर्मी के संख्या काफी घट चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये भी कहना है कि पहले के मुकाबले में अब यूक्रेनियन आर्मी के जो रेजिस्टेंस है वो धीमा पड़ चुका है और यूक्रेनियन आर्मी सही ढंग से रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जिससे अब रशियन आर्मी के लिए अपने गोल को अचीव करना और आसान हो चुका है, जो कि संपूर्ण डॉनबास रीजन के ऊपर कब्जा करना है। और रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि करंटली रशिया के तरफ से डॉनबास के अवदीव्का में ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ एक स्वैपिंग ऑपरेशन को मारियोपोल में भी अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बड़े संख्या के रशियन ट्रूप्स स्लाव कामाटोस के तरफ डोनेस्क और लुहांस्क के मिलिट्री के साथ एकत्रित हुआ है और एक ऑपरेशन को लाइसिचांस्क और सेवरोडोनेस्क को लिबरेट करने के लिए भी आयोजित किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशियन आर्मी के तरफ से कीव शहर के दक्षिण में स्थित दानिलोव का विलेज के ऊपर भी हाई प्रिसिजन गाइडेड हथियारों के द्वारा एक अटैक को कंडक्ट किया गया है, जिसमें करीबन यूक्रेनियन आर्मी के 9 S-300 मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी तबाह होने का खबर है। और दोस्तों इसके साथ साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि ये जो घटना है ये यूक्रेन और रशिया के लड़ाई का पहला ऐसा घटना है जहां पे रशिया के द्वारा बड़े मात्रा में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह किया गया है। और एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि इसके बाद से यूक्रेन के जो मिसाइलों को रोकने का क्षमता है वो एकदम से कम हो चुका है और अब कंडीशन तो ऐसा है कि यूक्रेन रशिया के ऐसे मिसाइल स्ट्राइक को रोक भी नहीं पा रहा है। दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला था इसमें खाली S-300 नहीं बल्कि 4 बक मीडियम रेंज के मिसाइल भी तबाह हो चुका है, जो एक तरीके से इस रीजन में यूक्रेन के जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसे संपूर्ण रूप से एलिमिनेट कर दिया है। और दोस्तों इस वजह से बताया जा रहा है कि इस एरिया में अगर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है तो रशिया के लिए अब ये एक ऐसा मौका है जहां पे रशिया अपने एयर यूनिट के साथ साथ डोनेस्क और लुहांस्क के मिलिट्री के जो कदम है उसे भी इस दिशा में बढ़ा सकेगा। दोस्तों इसके अलावा बताया जा रहा है कि कीव शहर के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है, जो कि कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई और साफ साफ सुनाई भी दे रहा है। इस धमाके को लेकर दावा यह है कि यह असल में रशिया
रशिया के एक क्रूज मिसाइल का स्ट्राइक था और क्रूज मिसाइल जाके यूक्रेन के एक ऑयल डिपो को हिट किया, जिसमें कई टन ऑयल के साथ साथ लुब्रिकेंट और फ्यूल्स भी शामिल था, जो कि इस हमले से संपूर्ण रूप से तबाह हो चुका है। दोस्तों, लोकल अधिकारियों के बयान के मुताबिक ये जो धमाका हुआ था, इससे कई 100 मीटर के गुब्बारे के जैसे आग का लपटे भी आसमान की तरफ उठा था और धमाका से कुछ देर पहले हवा में कुछ उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट भी देखा गया था, जो कि इस ऑयल डिपो की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे लेके एक्सपर्टों का मानना है कि ये रशिया के क्रूज मिसाइल हो सकता है और इसी के वजह से ही ये धमाका हुआ और धमाके के बाद ऑयल रिजर्व में प्रेजेंट फ्यूल की वजह से धमाका और भी तेज हुआ और इस तरीके के आग के लपटे आसमान में दिखाई भी दिया। जबकि दोस्तों, इससे पहले भी रशिया के न्यूज एजेंसीज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कई तरीके के वीडियो को जारी करते हुए दिखाया गया कि कैसे रशिया कैलिबर और K300 मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर हमला कर रहा है। संभावित ये जो हमला था, ये भी इसी तरीके के मिसाइलों से किया गया होगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से जारी किया गया इन रिपोर्टों में अब दर्शाया जा रहा है कि यूक्रेनियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उसे भी रशिया चुन चुन के तबाह कर रहा है। जबकि अगर यूक्रेन के नेवी को देखा जाए तो इस लड़ाई में कभी भी यूक्रेन की तरफ से ना ही वेस्टर्न मीडिया की तरफ से यूक्रेनियन नेवी का कोई जिक्र हुआ। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन के नेवी के जिक्र रशिया की तरफ से पहले किया जा चुका था और ये जिक्र लड़ाई शुरू होने के लगभग एक हफ्ते बाद ही किया गया था, जब रशिया का कहना था कि लड़ाई शुरू होने के पहले कुछ दिनों के अंदर ही रशिया ने संपूर्ण रूप से यूक्रेनियन नेवी को तबाह कर चुका है और यूक्रेन के पास फिलहाल कोई एक्टिव नेवी बचा ही नहीं है। जो यूक्रेनियन नेवी के जहाज तैनात थे, आइदर उन्हें रशिया के मिसाइलों ने ध्वस्त किया है या फिर रशिया ने उसके ऊपर संपूर्ण रूप से अपना कंट्रोल कर चुका है। बाकी रहा यूक्रेनियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों, लड़ाई शुरू होने के समय कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि यूक्रेनियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए आसमान में रशियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को तबाह कर रहा है। पर साथ ही साथ ये भी रिपोर्टें आया था कि कैसे लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद ही रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक करके एयरबेस में तैनात एयरक्राफ्टों को पहले तबाह किया। जबकि खबर यह भी था कि कुछ एयरक्राफ्ट यूक्रेन के बाहर से ही यूक्रेनियन पायलटों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन करीबन 2 हफ्ता हो चुका है, अब ऐसा खबर नहीं आ रहा है। दोस्तों, जब लड़ाई शुरू हुआ था तब ये भी खबर आया था कि यूरोप के देश संभावित फाइटर एयरक्राफ्टों से यूक्रेन को मदद करे, जिनमें कुछ ऐसे यूरोप के देश है जो यूक्रेन के जैसे सेम तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, जिनमें सुखोई 24 से लेके MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है। पर अब तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है जिसमें कोई यूरोप के देश यूक्रेन को ऐसा किसी भी एयरक्राफ्ट हैंडओवर किया हो। फिलहाल रेजिस्टेंस के नाम पे और काउंटर अटैक के नाम पे यूक्रेन के तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइलों के इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि शुरुआती लड़ाई में यूक्रेन के तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल करके भी रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया गया। पर दोस्तों, रशिया के जो ताकतवर स्ट्राइक है, शायद उसे यूक्रेन के ऐसे ड्रोन रोक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जिन ड्रोनों का इस्तेमाल करके रशिया को नुकसान पहुंचा रहा था, रशिया की तरफ से लगभग उन सभी ड्रोनों को तबाह कर दिया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी आया था कि जिन बायरेक्टर TB2 ड्रोनों को लेके यूक्रेन में और यूक्रेन के बाहर इतना अधिक चर्चा हो रहा था, लगभग उन फ्लीट के सभी ड्रोनों को रशिया अब तक तबाह कर चुका है और उस फ्लीट के बाहर जो यूक्रेन के ड्रोन था, उसे भी रशिया संपूर्ण रूप से तबाह कर चुका है। इवन यूक्रेन के पास ऐसे लिमिटेड रेंज वाले ड्रोनों को बैटलफील्ड के नजदीक फ्लाई करने के लिए ऐसा कोई एयरफील्ड भी नहीं बचा है जिसके ऊपर रशिया हमला ना किया हो या फिर रशिया आंशिक रूप में या संपूर्ण रूप में कंट्रोल ना किया हो। इस वजह से अब रशियन एयरफोर्स के ड्रोन स्ट्राइक के खबर भी काफी कम आ रहा है। दोस्तों, कुल मिला के माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास जो एयरफोर्स है, उसके फाइटर एलिमेंट आइदर संपूर्ण रूप से तबाह हो चुका है या फिर ऑपरेशन के काबिल नहीं है। जबकि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी रशिया को रोकने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसके भी बहुत बड़े हिस्से के ऊपर हाल फिलहाल में रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ हमला किया गया है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टमों का हालत भी काफी जर्जर है। देखना अब ये है कि यूक्रेन के पास जो शोल्डर फायर या फिर कहे तो मैन पोर्टेबल सिस्टम है, उसे लेके रशिया किस तरीके के प्लान के तहत आगे बढ़ता है। पर जिस तरीके के मिसाइल स्ट्राइक से एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफील्डों को तबाह किया गया है, ऐसे मिसाइल तो शोल्डर फायर सिस्टमों को तबाह करने में अक्षम है और इस तरीके के मिसाइलों को ढूंढ के मार गिराना या फिर डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है, जो एक तरीके से आने वाले समय में रशिया के लिए चैलेंज का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।